नमस्कार। अगस्त का महीना है, बहुत जल्दी भारत अपना स्वतंत्रता दिवस मनाने वाला है और ऐसे अवसर पर जब हमारा स्वतंत्रता दिवस नज़दीक है, स्कूलों में इस खास दिन को सेलिब्रेट करने की तैयारियां हो रही हैं। मैं आपके लिए ढूंढ कर लाई हूँ एक बहुत बहुत खूबसूरत किताब। खूबसूरत इसलिए क्योंकि ये किताब आज़ादी के लिए शहादत देने वाले शहीदों के शहजादे भगत सिंह पर आधारित है। किताब का नाम है इनकलाब, लिखी है राजशेखर व्यास जी ने। तो इस किताब की बहुत सारी बातें हैं जो बहुत अनोखी है। पहली बात ये कि भगत सिंह के समूचे जीवन, कृतित्व और व्यक्तित्व के साथ साथ इस किताब में बहुत सारे ऐतिहासिक तथ्य हूबहू दिए गए हैं और उनकी कमाल की डिटेलिंग है। मसलन जब भगत सिंह को सज़ा सुनाई तो कितने पृष्ठों में जज ने फैसला लिखा, कितने पृष्ठ लगे उन्हें अपने फैसले को जस्टिफाई करने के लिए। जब जेल में भगत सिंह ने अनशन किए, जब भगत सिंह और उनके साथियों ने अदालत जाने से इनकार किया तो पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में क्या लिखा, अदालत का फाइल नंबर क्या था, पुलिस डिपार्टमेंट की फाइल का नंबर्स क्या था। ऐसी बहुत माइन्यूट डिटेल्स इस किताब में देखने को मिलती है जिससे आपको इन सारे तथ्यों पर यकीन हो जाता है और साथ ही गर्व भी महसूस होता है कि हमारे ज़माने के लेखक, हमारे ज़माने के शोधकर्ता इतनी डिटेल में जाकर हमारे लिए लेखन कार्य करते हैं। तो मोटे तौर पर इस किताब को 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला हिस्सा जो पूरी तरह से भगत सिंह के व्यक्तित्व पर आधारित है। दूसरा हिस्सा जो उनकी सज़ा के दरमियान हुई कानूनी प्रक्रियाओं, उस दौरान हुए सामाजिक बदलावों, उस दौरान उनकी अध्ययनशीलता का बयान करता है। तीसरा हिस्सा जो है वो है कि लाहौर जेल में भगत सिंह ने आयरलैंड के क्रांतिकारी डैन ब्रीन की आत्मकथा का अनुवाद किया था जिसे नाम दिया गया था मेरी कहानी। ये किताब अंग्रेज़ों ने उस ज़माने में जब्त कर ली। अगर बहुत कोशिशों से अंग्रेज़ों की जब्ती से किताब छूटी भी तो लोगों ने अपने अपने निजी स्वार्थ के कारण इस किताब को कभी प्रकाशित नहीं होने दिया, इसे कभी लाइमलाइट में नहीं आने दिया। तो वो पूरी किताब हूबहू आप इस इनकलाब में पढ़ सकते हैं। तो आइए अब इस किताब के बारे में विस्तार से बात करते हैं। तो किताब की जो शुरुआत है वो 23 मार्च 1931 की वासंती संध्या से होती है। ये वही दिन था जिस दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी के फंदे पर लटकाया गया था। नहीं, लटकाया नहीं गया था, उन्होंने खुद फांसी के फंदे को चूमकर अपनी सजा को स्वीकार किया था। तो उस दिन के वर्णन से ये किताब शुरू होती है और बड़ा खूबसूरत वर्णन है, पढ़ने में मज़ा आता है। तो इस किताब के अकॉर्डिंग जब जेल के वार्डन ने आगे बढ़कर फांसी का काला यम दरवाज़ा खोला तो अंदर लाहौर के डिप्टी कमिश्नर खड़े हुए थे। जब उन्होंने देखा कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु बिना हथकड़ी के, बिना किसी साकल के खुले चले आ रहे हैं फांसी के फंदे में मिलने, तो जेलर डरने लगे। जिन्हें फांसी हो रही है वो बड़े निर्भीक होकर चल रहे हैं और जो फांसी देने वाले हैं वो डर रहे हैं। और भगत सिंह गए उनके पास, उनकी आंखों में आंखें डाली, उनसे हाथ मिलाया और हाथ मिलाकर कहा, वेल मिस्टर मजिस्ट्रेट, यू आर फॉर्चुनेट टू बी एबल टुडे टू सी हाउ इंडियन रिवोल्यूशनरीज कैन एम्ब्रेस डेथ विथ प्लेजर फॉर द सेक ऑफ देयर सुप्रीम आइडियल। अर्थात मजिस्ट्रेट महोदय, आप बहुत भाग्यशाली हैं जो आज आप अपनी आंखों से यह देखने का अवसर पा रहे हैं कि भारत के क्रांतिकारी किस तरह प्रसन्नता से अपने सर्वोच्च आदर्श के लिए मृत्यु का आलिंगन कर सकते हैं। कितनी खूबसूरत बात है। मुझे सोचकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कोई इस तरह से मृत्यु को गले लगा सकता है। आगे का वर्णन और भी खूबसूरत है। ये तीनों अपने स्वरों में सच्चाई, अपने चेहरे पे तेज के साथ फांसी के तख्तों की ओर आगे बढ़ गए थे। उनके पैरों में कोई कपकपाहट नहीं थी, चाल में कोई लड़खड़ाहट नहीं थी। वो खुद गए और उन्होंने वहाँ पर जाकर इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया, अपने फांसी का फंदा खुद पकड़कर अपने गले में डाल लिया और उसके बाद भगत सिंह ने पास खड़े हुए जल्लाद से कहा, कृपा करके अब आप इन फंदों को जल्दी से
ठीक कर दीजिए। कमाल कमाल का वर्णन है, इससे ज़्यादा वर्णन नहीं करूँगी क्योंकि अगर आपने किताब पढ़ी तो ये इनजस्टिस हो जाएगा। लेकिन एक बड़ी खूबसूरत शायरी है। दिल से न निकलेगी मरकर भी वतन की उल्फत, दिल से न निकलेगी मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वतन आया करेगी, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वतन आया करेगी। और इसी किताब में एक घटनाक्रम का जिक्र है जहाँ पर अदालत में इन तीनों जो है हमारे क्रांतिवीरों को मारा गया था और इन्होंने कहा था कि हम हथकड़ी लगाकर अदालत में नहीं जाएंगे क्योंकि हमने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है। लेकिन जज और अंग्रेज़ी सरकार के कुछ नुमाइंदे चाहते थे कि इन्हें हथकड़ी डालकर लाया जाए। इन्होंने इनकार किया और फाइनली कह दिया हमें जाना ही नहीं अदालत, हमारा केस पूरा हो चुका है, हम नहीं सुनना चाहते कि जज हमारे लिए क्या फैसला सुना रहे हैं। तो अदालत ने पुलिस वालों को फटकार लगाई और कहा कि इन तीनों को तो अदालत लाना ही पड़ेगा। अंततः पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में लिखकर अदालत में एक लिखित रिपोर्ट दी जिसमें कहा इन तीनों को मारा जा सकता है, इन्हें मार डाला जा सकता है, लेकिन ज़बरदस्ती अदालत नहीं लाया जा सकता। तो ये किस्सा मुझे ऐसा लगा जिसके बारे में मुझे पहले जानकारी नहीं थी। हो सकता है कि जो हमसे पहले की पीढ़ी के लोग हैं उन्हें इस तरह की जानकारी हो, क्योंकि इस किस्से का जिक्र कम हुआ। ऐसे ही एक और किस्सा है कि जो वकील थे प्राणनाथ मेहता साहब, जो इस केस की में पैरवी कर रहे थे भगत सिंह की ओर से, उन्होंने बहुत भगत सिंह से कहा कि भाई जब फांसी देना तय हो गया था कि अब इन तीनों को फांसी मिलने वाली है, तो उन्होंने काफ़ी फोर्स किया भगत सिंह को कि हम एक बार दया याचिका लिखते हैं और आप कहें तो ऐसी लिखते हैं जिससे आपके स्वाभिमान पर, आपके सम्मान पर कोई आँच नहीं आए, क्योंकि आपका जीवित रहना हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी है। तो भगत सिंह ने मुस्कुरा कर कहा कि अगर आप ऐसा सोचते हो तो चलिए मैं खुद ही एक दया याचना लिख कर दे देता हूँ। अब देखिए, नाम दया याचना है लेकिन मैं कहूँगी इसे वीर याचना या वीर गति याचना। तो एज पर डॉक्यूमेंट्स 20 मार्च 1931 को सरदार भगत सिंह ने पंजाब के गवर्नर के नाम पे एक मर्सी पिटीशन भेजी, तो जिसमें शुरू में उन्होंने लिखा कि भाई आपके जो वाइसराय हैं उन्होंने एक स्पेशल अध्यादेश जारी किया है जिससे कि हमारे प्रकरण की सुनवाई हो सके, और एक विशेष न्यायाधिकरण यानी एक ट्रिब्यूनल को स्थापित किया गया है ताकि हमारे प्रकरण की सुनवाई हो। इस ट्रिब्यूनल ने 30 अक्टूबर को हमें फांसी की सजा दी है। अब हमारे खिलाफ दोष क्या है? तो दोष ये है कि हमने सम्राट जॉर्ज पंचम के विरुद्ध युद्ध किया है। अब इस बात से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि अंग्रेज जाति और भारतीय जनता के बीच एक युद्ध चल रहा है, और दूसरी बात यह स्पष्ट होती है कि निश्चित रूप से हमने इस युद्ध में भाग लिया है, अतः हम राजकीय युद्ध बंदी हुए। अब आगे के शब्दों में भगत सिंह ने इसे खुद का सम्मान मांगा कि भाई अच्छी बात है कि आप हमें युद्ध बंदी मानते हैं, और बहुत बहुत ही खूबसूरत लेटर लिखा, कमाल का लेटर है। मैं इसका आखिरी पैराग्राफ पढ़ूंगी। आखिर में भगत सिंह कहते हैं, जहाँ तक हमारे भाग्य का संबंध है, हम बलपूर्वक आपसे कहना चाहते हैं कि आपने हमें फांसी पर लटकाने का निर्णय कर लिया है तो आप तो ऐसा करेंगे ही, आपके हाथों में शक्ति है, आपको अधिकार भी है, लेकिन इस तरह तो आप जिसकी लाठी उसी की भेस वाला सिद्धांत अपना रहे हैं और उसी पर कटिबद्ध हैं। हमारे अभियोग की सुनवाई इस वक्तव्य को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है कि हमने कभी कोई प्रार्थना नहीं की है और अब भी हम आपसे किसी भी प्रकार की दया की प्रार्थना नहीं करते। हम आपसे केवल ये प्रार्थना करना चाहते हैं कि आप ही की सरकार के न्यायालय के अनुसार हमारे विरुद्ध युद्ध जारी रखने का अभियोग है। इस स्थिति में हम युद्ध बंदी हैं और इसी आधार पर हम आपसे मांग करते हैं कि हमारे प्रति युद्ध बंदियों जैसा व्यवहार किया जाए, हमें फांसी देने की बजाय गोली से उड़ा दिया जाए। अब यह सिद्ध करना आपका काम है कि आपको उस निर्णय में विश्वास है जो आपकी सरकार के ही एक न्यायालय ने दिया है। आप अपने कार्य द्वारा इस बात का प्रमाण दीजिए। हम आपसे विनयपूर्वक प्रार्थना करते हैं कि आप अपने सेना विभाग को आदेश दें कि हमें गोली से उड़ाने के लिए एक सैनिक टोली भेजी जाए। आदर और आभार सहित भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु।
क्या वीर रस से ओतप्रोत दया याचिका है। मुझे नहीं लगता कि मानव सभ्यता के इतिहास में वीर रस से ओतप्रोत ऐसा कोई पत्र किसी युद्धबंदी ने या किसी भी आरोपी ने कभी भी किसी सरकार के समक्ष लिखा होगा। ये किताब एक और पॉइंट को हाईलाइट करती है। एक तो हमने हमेशा ये माना कि हमारे जो क्रांतिकारी थे, गर्म दल के थे, इन्होंने आज़ादी को पाने के लिए हिंसा का मार्ग चुना। अगर आप भी ये सोचते हैं तो आपको ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि हमारे क्रांतिकारियों का खून गर्म था, उनके हाथ में कुछ हथियार ज़रूर थे, लेकिन उनका मार्ग भी उतना ही अहिंसक था जितना बाकी लोगों का। उनकी हिंसा प्रतीकात्मक हिंसा थी, जो मानव मात्र के खिलाफ नहीं थी, प्रतीकात्मक हिंसा थी, जिसे बहुत अच्छे से इस किताब में स्टैब्लिश किया गया है। और कई बातें हैं जो इस किताब की बहुत खूबसूरत हैं। और एक जगह ये भी जिक्र है कि शायद महात्मा गांधी इस फांसी को टाल सकते थे, जैसा कि कई इतिहासकारों का मत है। और इसके बाद जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आगे आता है, वो ये है कि आयरलैंड के वीर क्रांतिकारी योद्धा जो है डैन ब्रीन, उनकी लिखी हुई आत्मकथा का शहीद सरदार भगत सिंह ने लाहौर जेल में अनुवाद किया था। अब इस अनुवाद को पुलिस ने जब्त कर लिया, अंग्रेज़ों ने, और बाद में जैसे तैसे इसकी कुछ कॉपियां बाहर निकली तो वो हमारे ही अपने कुछ वरिष्ठ नेताओं के हाथ लग गई, और शायद इंटेंशनली शायद अनइंटेंशनली उसे बहुत ज़्यादा प्रकाशित नहीं किया गया। बट ये किताब बताती है कि वो जो अनुवादित प्रतियां थी, जो बेसिक ड्राफ्ट था, वो उज्जैन में पद्म भूषण पंडित सूर्य नारायण जी व्यास के पास पहुंचा था। उन्होंने उसे बाकायदा प्रकाशित करवाया था और उसे कांग्रेस के अधिवेशन में वितरित भी किया गया था। तकरीबन 1000 प्रतियां उस आत्मकथा की वितरित हुई थी। बाद में उन्हें भी पुलिस ने जब्त कर लिया था, लेकिन इस पुस्तक के प्रकाशन और इसके वितरण से जो आय प्राप्त हुई थी उसे भगत सिंह के पिताजी तक पहुंचा दिया गया था। तो इतिहास का ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट भी अधूरा रह गया है। साथ ही में इस किताब से ये भी मालूम पड़ता है कि असल में भगत सिंह जो है वो आयरलैंड के क्रांतिकारी योद्धा डैन ब्रीन से बहुत अधिक प्रेरित थे, और उन्होंने इतनी कठिन परिस्थितियों में भी उनकी आत्मकथा का अनुवाद कर दिया था। तो ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट किताब है भारत के इतिहास की, हमारे क्रांतिकारियों की मानसिकता की, उनकी अध्ययनशीलता की, उनके व्यक्तित्व की, उनकी चरित्र की अनोखी बानगी ये किताब प्रस्तुत करती है। और बस आखिर में जो है मैं 2-3 सेंटेंस के साथ इस बुक रिव्यू को यहाँ पर ख़त्म करना चाहूँगी। तो इस डर को लेकर लेखक लिखते हैं, क्यों भगत सिंह का लिखा हुआ साहित्य बाहर नहीं आ पाया, कि आज भी ये लोग भगत सिंह और उनके साहित्य से आतंकित है। इन्हें भय है कि भगत सिंह की एक कृति सारे साहित्य पर भारी पड़ेगी, पर प्रतिभा तो उस सिद्धवट की तरह होती है कि वो 7 तवों को फाड़ कर भी बाहर निकलती है, और भगत सिंह तो उस फिनिक्स पक्षी की तरह है जो अपनी राख से पुनर्जीवित हो जाता है। और अंत में खलील जिब्रान का एक वाक्य है, मैं जाता हूँ अगर मैं एक सत्य साथ लिए जाता हूँ तो ये सत्य मुझे फिर इकट्ठा कर लेगा, मैं फिर आऊँगा, इनकलाब जिंदाबाद।